हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम आपके सिलेबस को कवर कराएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, इंडियन पॉलिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रिम्पल, इन सभी पे क्वेश्चन होंगे और इसकी थ्योरी ऑलरेडी हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जाके वहाँ से ज़रूर जुड़िए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब इंडिया ए सेकुलर स्टेट। सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करेंगे बल्कि कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे। तो इंडिया को कौन डिस्क्राइब करता है एज ए सेकुलर स्टेट? पहला ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स। आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है। यहाँ पर जो है राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो है वो बात करते हैं। उसके अलावा कुछ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स में कहीं भी इंडिया को एज अ सेकुलर स्टेट जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि हम प्रिम्बल पे क्या प्रिम्बल में है। प्रिम्बल हम पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो प्रिम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यहाँ पर वर्ड जो है वो सेकुलर का जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो यूज़ हुआ है। पहला जो है वो क्या है? सोशलिस्ट है, फिर जो है वो पहला सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है और फिर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। और ये मैंने कहा था आपको, ये सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है सेकुलर वर्ड। तो आपका आंसर यही होने वाला है। तो सही आंसर जो होगा वो प्रिम्बल होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। द प्रिम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज। अभी मैंने आपको बताया एस एच आर और लास्ट पे डी आर। ठीक है, तो पहला जो होगा इंडिया क्या है? सॉवरन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है और फिर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होगा। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अ सेकुलर स्टेट। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तानी आइन जो है वो एस्टेब्लिश कर रहा है एक सेकुलर स्टेट। इस सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है? द स्टेट ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली, के जो स्टेट है वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप जो है वो दिया जाता है। हर एक इंसान को जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप जो है दिया गया है। हर कोई अपनी इबादत जो है वो अपने तरीके से जो है वो कर सकता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस जो है वो इंस्ट्रक्शन। देखिए, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। सिर्फ वही एजुकेशन दे सकते हैं जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पर जो है इसमें एक्सेप्शंस जो है वो है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। स्टेट मेक नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी ये फॉर्म निकले हुए आप सभी ने अप्लाई किया है। यहाँ पर कोई भी जो है रिलीजन का मेंशन नहीं था। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाती है। वो एक अलग बात है कि कुछ स्पेशल जो है वो रिक्रूटमेंट होती है किसी खास तबके के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है 1, 2 एंड 4 जो होगा वो सही होगा और 3 जो होगा वो आपका इनकरेक्ट जो है वो होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन जो है, द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट। द वर्ड सोशलिस्ट जो है और सेकुलर जो है, ठीक है, ये जो दो वर्ड्स जो है ये हमारे प्रिम्बल में जो है शुरू से नहीं थे। इन्हें जो हमने 1976 में जो है वो ऐड किया था। कब किया था? 1976 में ऐड किया था। तो बताइए, जो वर्ड सेकुलर है और जो सोशलिस्ट है, दे आर एडिड टू द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई। तो ये किए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। कौन सा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये भी याद रखेंगे, 1976 में जो है वो अमेंडमेंट थी। अच्छा, जो प्रिम्बल जो है, ये जो प्रिम्बल का जो आइडिया है ये हमने कहाँ से बोरो किया है? ये यूएसए से बोरो किया है, आप जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा किस पे बेस है? ये ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन पे बेस है। तो इसे भी जो है वो याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन पे जो है वो बेस है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन्हें भी आप जो है वो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मैंने एमसीक्यूज नहीं लिए हुए हैं इस वीडियो में। ठीक है, वो इजी चीज़ है और बहुत बार अच्छे से मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? यूएसए से लिया हुआ है। फिर वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो एक्स ऑफिसो होगा, वो भी लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, ये फंडामेंटल जो राइट्स है ये भी हमने यूएसए से लिए हैं। फिर हमारा जो प्रिम्बल है ये भी हमने यहीं से लिया हुआ है। फिर हमारी जो जुडिशरी है कि इसका इंडिपेंडेंस होगा, ये भी हमने यहीं से लिए हैं।
फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन है गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इसके ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होती है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप में से 90% बच्चे आंसर सही भी करेंगे। कौन जो है वो गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स का? क्या लेजिस्लेचर है, क्या एग्जीक्यूटिव है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज है, या जुडिशरी है? देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इरेलीवेंट है, नहीं हो सकती गार्डियन, क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिन जो है पॉलिटिकल पार्टीज यही कहती है कि हम जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है वो मतलब हम आइन को जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो लॉस बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव से इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। लेकिन जो जुडिशरी है वो हमारी क्या है, वो गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स का। तो हम कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, दे आर जुडिशेबल, तो हमें जुडिशरी के ही पास जाना होता है। आर्टिकल 32 में आप बहुत सी रिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ को जो मेंशन किया गया है, जिसमें कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल है? नहीं, ये तो हमारे पास एक ओब्लिगेशंस है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जस्टिसेबल जो है वो नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पर मेंशन की गई है बताइए? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आर्टिकल 51A में जो है वो मेंशन की गई है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 1976 में जो है वो ऐड कर दी गई थी। और हम इंस्पायर कहाँ से थे? USSR से जो थे वो इंस्पायर थे। तो कुछ ड्यूटीज़ जो है हर एक सिटीजन पे जो है वो दी गई है, उन्हीं को हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या जस्टिसेबल है? नहीं, यह आर्टिकल हमारे 36 से लेकर 51 के बीच में मेंशन किए गए हैं। तो ये बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल है कि जब भी कोई लॉ जो है स्टेट बना रही होगी, उनको जो है अपने माइंड में रखेंगे, सिर्फ यही बात जो है कही गई है, ठीक है। तो इसमें जो है ये भी नॉन जस्टिसेबल है। फिर फंडामेंटल राइट जो है वो जुडिशेबल है। फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में, जिसमें 12 और 13 इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली 14 से स्टार्ट है और 32 तक है, उसके बाद जो है वो कंक्लूजन्स जो है मेंशन किए गए हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द राइट टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स रेस्ट विद द। देखिए ये इख्तियार है कि लॉज बना सकती है हमारे पार्लियामेंट, ठीक है, टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। कुछ खास फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर इस पे लॉज बनाती है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जब पढ़ाया था मैंने आपको कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग सकती है। तो आप बताएंगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है, ठीक है, ये कौन लगाता है? पहली बात तो ये स्टेट लगाती है। कौन लगाती है? स्टेट। यही तो पूछा गया है, कौन लगाती है? क्या सुप्रीम कोर्ट? नहीं, पार्लियामेंट लगा सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका सही आंसर जो होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो स्टेट जो है या पार्लियामेंट आप कह सकते हैं यहाँ पर कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन लगाती है? अच्छा देखिए, फंडामेंटल फ्रीडम एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है हमारे आर्टिकल 19 में जो है बात की गई है। अगर इसमें देखूंगा जो क्लास 4 है आर्टिकल 19 का, उसमें कहा गया है कि स्टेट जो है, ठीक है, ये बाय द लॉ कैन इम्पोज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। वैसे तो आर्टिकल 19 जो है इट गारंटीज टू ऑल सिटीजन राइट टू फॉर्म द एसोसिएशंस, उनकी बात की गई है। एसोसिएशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। ये 93 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो 2011 में जो है वो इसमें डाला गया था। लेकिन अभी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ क्लास 4 के लिए जो है याद रखेंगे, क्लास 4। आगे चलते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो है अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, नोट्स मिलेंगे वगैरह सारी चीज़ें जो है। और बहुत से बच्चे ऑलरेडी जो है विजिट किए भी है, कर भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप करेंगे, सोशोलॉजी के नोट्स वगैरह सारे मिलेंगे आपको वहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए बात करें, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। शुरू में जो है फंडामेंटल राइट्स में जो है राइट टू प्रॉपर्टी भी एक ला था, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट था। अब जो है उसे फंडामेंटल राइट्स के को हटाकर जो है एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो यही पूछा गया है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, तो ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, जिससे एक फंडामेंटल राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो होपफुली आप याद ज़रूर रखेंगे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ। तो क्या है आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 में किस चीज़ की बात की गई है? बेसिकली राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, यहाँ पर जो है राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। और यहीं पर जो है आर्टिकल आपका, सॉरी, ये तो आर्टिकल 17 की बात की गई है। तो आर्टिकल 17 जो है हमारा राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। और 70 में बात की गई है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है आर्टिकल 17 में। अच्छा, जो 14 है इसमें क्या बात की गई है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। 15 के बारे में आप जानते हैं, प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, सेक्स, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ के, ठीक है। 16 में जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 17 का तो आपको पता चल गया कि ये अनटचेबिलिटी से है। और 18 जो है वो क्या है? आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो टाइटल्स नहीं लगाएंगे, राय बहादुर, महाराजा वगैरह जो है ये टाइटल्स जो है वो नहीं लगाए जाएंगे, सिर्फ प्रोफेशनल टाइटल्स रहेंगे। कोई डॉक्टर है उसके साथ DR लग सकता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? तो अभी मैंने आपको बताया ये तो राइट टू इक्वलिटी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल ऑफ डाइजेस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये डिक्लेयर किया है कि एक्सेस टू द इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल के अंडर? अंडर द आर्टिकल 19। और क्या है आर्टिकल 19? बेसिकली आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करेगा। तो इंटरनेट के जरिए जो है आज लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में ये बात मेंशन की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? बताएंगे वो कौन सी अमेंडमेंट है हमारे आइन में जिसने इंसर्ट किया एक न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन जो है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन सी अमेंडमेंट है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है बताइए क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो होगा आपका 86 अमेंडमेंट होगा। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है आर्टिकल 21A जो है ये ऐड किया गया है इसके ज़रिए। तो राइट टू एजुकेशन जो है आप जानते हैं कि मैंने सुबह के लेक्चर में अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो जब पढ़ाया था एंड एजुकेशन, उसमें बात भी मेंशन की गई थी कि हमारे जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको राइट टू फ्री एजुकेशन है। और अर्ली चाइल्डहुड वाले में मैंने आपको बताया था जो 0 से 6 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए जो है एजुकेशन या उनकी नर्चर करना, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट क्या उसमें स्पेंड कर रही है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस किए हैं मॉर्निंग में, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द चिल्ड्रन? तो बताइए अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द चिल्ड्रन आर्टिकल 23 से 24 के बीच में जो है वो आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और 23 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और फोर्स्ड लेबर की बात करता है। और 24 जो आर्टिकल है वो किसकी बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्री, ठीक है। तो ये बात अब करते हैं। फिर वो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया था कि हम उनको घर में जो है एज आ डोमेस्टिक वर्कर रख सकते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का काम जो है वो आपको करना होगा, ठीक है। उसके लिए जो है आपको जो है काम करना होगा। थ्योरी में आप पढ़ सकते हैं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 वाज लेजिस्लेटेड टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ। तो बताइए कौन से प्रोविजन होंगे? तो अभी मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, ये आर्टिकल 24 के बारे में बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रिट से रिलेटेड है।
तो यहाँ पर बताइए, चार रिट्स दी गई है। अच्छा, रिट्स जो है ये हमारे पास राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ है। जब आपके पास राइट है कि आप मूव कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 कहता है, और आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं जो कि आर्टिकल 266 कहता है। अगर कोई भी वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 को, क्या कहा था, 32 को हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो है रिट्स है, कुछ हैबस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, फिर सर्टियोरेरी है और क्यू वारंटो है, ये जो है वो इशू की जाती है ये रिट्स। अब यहाँ पर हैबस कॉर्पस जो है वो क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी, मतलब आपको पर्सन को जो है वो रिलीज करना होगा अगर आपने उसको जो है वो डिटेन किया है अनलॉफुली, ठीक है, या चाहे वो प्राइवेट कस्टडी में है या जो किस प्रिजन में है, तो उसे आपको रिलीज करना होगा। ये हैबस कॉर्पस जो है वो कहता है ये रिट, ठीक है, हैबस कॉर्पस। अच्छा, अब जो मैंडेमस है ये क्या कहता है, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। तो यहाँ पर याद रखेंगे, तो ये इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग देम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करेंगे। फिर प्रोहिबिशन की बात करेंगे, यहाँ पर जो है जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको जो है वो प्रोसीडिंग से रोका भी जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है प्रोहिबिशन के लिए आप देखेंगे, इट इज़ इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। फिर सर्टियोरेरी जो है, इसमें जो है वो किसी भी ऑर्डर को क्वेश करने से रिलेटेड है। बेसिकली इट इज़ इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ द लॉ, ठीक है। तो क्वेश कर लेते हैं क्योंकि एरर अगर लॉ में हुआ। क्यू वारंटो जो है बच गया आपके लिए, इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। तो बेसिकली किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेन करना फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज एंटाइटल्ड, तो ये क्यू वारंटो है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम जो है इसी क्यू वारंटो को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज द। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लीगल राइट है। देखिए आपके लेक्चर जो है कंटिन्यू हो रहे हैं, आपकी क्लासेस कंटिन्यू होगी, आप बस उससे फ़ायदा उठाइए। ये 20 दिन जो आपके एग्जामिनेशन के है, मैथमेटिक्स की क्लासेस है, रीजनिंग की क्लासेस है, आपके सभी जो है वो सेक्शंस को देखा जाएगा, इक्वली जो है सभी को देखा जाएगा, उसी हिसाब से क्लासेस जो है वो शेड्यूल की जा रही है, ठीक है। आपके पास टाइम है भी, 20 दिन है आपके पास, बहुत अच्छा टाइम है और लास्ट के ही टाइम में सभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसी टाइम जो है, चाहे आप रिवीजन कर रहे हैं, चाहे आप बिल्कुल अभी फ्रेश पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं अपने सिलेबस को कवर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस की अगर हम बात करते हैं तो किस में मेंशन किया गया है, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो है वो मेंशन किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में हमें क्या बताया गया है कि हमें जो है किसके लिए काम करना होगा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये आर्टिकल जो है बताएंगे कौन सा, 51 आर्टिकल है, कौन सा 51। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। तो पंचायती राज जो है वो बनाया गया था, किसके अंडर बनाया गया था, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के तहत ही जो है वो बनाया गया था। क्या बनाया गया था, पंचायती राज, ठीक है। तो हमें आर्टिकल जो 40 है तो वो कहता है कि हमें ऑर्गेनाइज करने है विलेज पंचायत को एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये पंचायती राज के अंडर आएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, हु टोल्ड इट। ये बात किसने कही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एक चेक है विच इज पेड ऑन द बैंक्स कन्वीनियंस, ये एक बात जो है केटी शाह ने कही है। तो आप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पे जो है सारी अपडेट होती है, हम ज़्यादा एक्टिव जो है फेसबुक पे ही होते हैं। कुछ टाइम से यूट्यूब छोड़ा था मैंने पिछले 1-2 साल से, अब कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो आप इससे जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए आगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है देवर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये आप जानते हैं, इसे इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए, और रिकमेंडेशन जो थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी की थी, और ये किससे इंस्पायर था, यूएसएसआर से। तो स्वर्ण सिंह कमेटी से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इंस्पायर थी, इनकी रिकमेंडेशन पे था।
क्वेश्चन नंबर 23 है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन। तो ये प्रोविजन जो है किस में जो है वो है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है प्रोविजन है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, जैसे कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इस आइडियल है इंस्टीट्यूशन, कि आपको अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का जो है रेस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। आपको अपहोल्ड करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा कंट्री की सॉवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को जो है वो अपहोल्ड करना होगा। कंट्री को डिफेंड करना होगा, नेशनल सर्विस में काम करना होगा जब भी आपको कहा जाए। टू प्रमोट हार्मोनी स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट द पीपल, ठीक है। फिर जो है वो जो है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ जो है कंट्री में, इन और डिग्निटी ऑफ द वुमेन्स, इन सारों के लिए काम करना होगा। तो ये हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखिए 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इन्होंने इंसर्ट किया था आर्टिकल 51A। कौन सा आर्टिकल? 51A के, ठीक है। ईच पेरेंट और अ गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स। तो ये जो है वो ड्यूटी थी हर एक पेरेंट की, कि हर एक पेरेंट या उसका जो भी गार्डियन है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो उस बच्चे को जो 6 से 14 साल का है उसको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, उसे जो है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दे। तो टू प्रोवाइड एजुकेशन opportunity for education to one's child between the age of 6 to 14 years. Question number 25 है, which of the following committees recommended inclusion of fundamental duties? ये रिपीट हो गया, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है। फ्रेंड्स आप जो है हमारा जो है वो ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे जो है ज़रूर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, होम एकेडमी को इंस्टाग्राम पे कीजिए, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीज़ों को कवर करेंगे। जैसा आपका रिस्पांस हो उसी हिसाब से क्लासेस जो है वो होगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इन 20 दिनों में जो आपका सिलेबस आराम से कवर कर सके हम, ठीक है। तो क्लासेस जो है वो लंबी भी होगी अभी, आप जो है इसे ज्वाइन ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।